नमस्कार साथियों, आज बहुत दुखी मन के साथ आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि नवरात्रों की शुरुआत हो रही है और आज अंकिता भंडारी, जिस बेटी का यौन शोषण करने की कोशिश करी जा रही थी, जिसके साथ एक ऐसा हादसा हुआ है जिसने हम सबको अंदर तक झकझोर करके रख दिया है। न केवल उत्तराखंड परंतु पूरे देश में एक उबाल उठा है कि आखिर बेटियों के साथ ही क्या किया जा रहा है। और इसका खास कारण है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो संबंध हैं। और मुझे समझ में ये नहीं आता कि बलात्कारियों और जो हत्यारे हैं उनका संबंध आरएसएस और भाजपा वालों से ही क्यों निकल के आते हैं। ऐसा लगता है कि अब सभी को ये मांग करनी चाहिए कि आरएसएस जैसा संगठन या तो बैन हो जाना चाहिए और नहीं तो आरएसएस वालों को एक महिला विंग शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये कहते फिरते हैं कि जी हमारे प्रचारक तो शादी करते नहीं, और फिर पता चलता है कि कभी किसी नौजवान लड़के का ही यौन शोषण कर देते हैं या फिर महिलाओं का यौन शोषण करते हैं, बलात्कार कर देते हैं। इस तरह के तमाम मामले हैं। ऐसा क्या है कि हर बलात्कार का रिश्ता किसी भाजपाई या किसी संघी के साथ है। अंकिता भंडारी वाले मैटर में जो विनोद आर्या नाम का एक व्यक्ति है, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, फिर हम उस बेटी के बारे में बात करेंगे जिसकी चिता को आज मुखाग्नि दी उसके पिता ने। बूढ़े बाप ने अपनी बेटी की चिता को आग लगाई होगी जब, तो क्या लगा होगा उसको लगा होगा उसकी पूरी दुनिया भस्म हो गई। मगर इसके दोषी कौन है? इसके दोषी हैं विनोद आर्या नाम का एक व्यक्ति। विनोद आर्या एक संघी है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक का सदस्य है, और ये एक ऐसा आदमी है जिसने अपने बेटों को वही सिखाया जो आरएसएस वाले सिखा सकते हैं। ये व्यक्ति निशंक की सरकार में माटीकला बोर्ड में उपाध्यक्ष था, तो इसका रसूख ऐसा है। और इसके गांव की कहानी भी कभी बताऊंगी, जहां पे सुल्ताना डाकू ने जब डाका डाला था तो वहां क्या हुआ, वो एक लंबी कहानी है और उसको किसी और दिन बताऊंगी। इस आदमी ने अपने बच्चों को किस तरह पाला है, क्योंकि ये संघी है, तो ये बता रहा है कि जिस तरह से इस पर आरोप लगते हैं कि इसने यहां जमीन कब्जा कर ली, हरिद्वार क्षेत्र में इस जगह पे जमीन कब्जा कर ली, तो ये बताता है कि संघ का असली चेहरा क्या है। ये अपने आप को बड़ा भगवान को मानने वाले, भगवान की इज्जत करने वाले बताते हैं। है नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये केवल भगवान का इस्तेमाल करते हैं, वो भी नाम के लिए। इनके अंदर भगवान के लिए कोई भावना नहीं होती। तो विनोद आर्या जो निशंक सरकार में दर्जाधारी मंत्री था और माटीकला बोर्ड में उपाध्यक्ष था, इसका बड़ा बेटा अंकित आर्या धामी सरकार में दर्जाधारी मंत्री और राज्य पिछड़ा आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। उसको अब निकाल दिया गया है, मगर जिस तरीके से उसने ये पूरा कांड करवाया, क्योंकि उसी ने एक रिजॉर्ट बनाया था और उस रिजॉर्ट में उसने उस रिजॉर्ट को कहां बनाया, उस रिजॉर्ट को एक ऐसी जगह पे बनाया जहां पे फार्मेसी बननी थी। उस जगह पर उसके बेटे ने एक रिजॉर्ट बनाया और वहां पे किस तरह का कार्य करता था ये बताती हूं आपको। उसका बेटा, जिसका नाम पुलकित आर्या बताया जा रहा है, वो इस रिजॉर्ट को चलाता था। और जब कोरोना की शुरुआत हुई थी और लॉकडाउन हुआ था, तो आपको बता दूं कि ये व्यक्ति अमरमणि त्रिपाठी का बेटा, अमरमणि त्रिपाठी, वही कुछ लोगों को याद होगा जो बड़े होंगे, कि उसने मधुमिता शुक्ला की हत्या की थी। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड लखनऊ का बड़ा चर्चित हत्याकांड है, और एक कवयित्री के साथ उसने रिश्ते बनाए, उसको गर्भवती करने के बाद उसकी हत्या कर दी, क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा था। तो और इसमें दोनों पति पत्नी का हाथ था। दोनों पति पत्नी का नाम अमरमणि त्रिपाठी है और दोनों इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे। इनका एक बेटा है अमनमणि त्रिपाठी। अमनमणि त्रिपाठी की कहानी सुनिए। अमनमणि त्रिपाठी की पहली पत्नी की हत्या का उस पर आरोप है। हुआ कुछ नहीं, विधायक बन गया। इस वक्त आदित्यनाथ की सरकार में विधायक है। और अमनमणि त्रिपाठी लॉकडाउन के समय में उत्तराखंड आया और यहाँ के चीफ सेक्रेटरी ओम प्रकाश, जो शायद अब केंद्र में मजे कर रहे हैं मोदी जी के पास, ऐसे लोग तो मोदी जी को खास होते ही हैं,
तो ओम प्रकाश ने एक आदेश दिया और एक चिट्ठी दी इन लोगों के हाथ में, और अमन मणि त्रिपाठी जो प्रोहिबिटेड एरिया था, जो ग्रीन जोन में आता था, यानी कि चार धाम, वहां तक पहुंच गया। फिर पुलिस वाले और डीएम एसडीएम उन सब ने रोक दिया। उन्होंने कहा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं देखेंगे, आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तब वो यहां से भागे भागे जब गया तो बरेली में अमन मणि त्रिपाठी को अरेस्ट कर लिया गया। जो काम उत्तराखंड पुलिस नहीं कर पाई वो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आखिर में कर दिया, क्योंकि बवाल मच ही रहा था। दूसरा व्यक्ति जो उसके साथ था उसका नाम था पुलकित आर्या। वही पुलकित आर्या जिसके ऊपर आज आरोप लगे हैं और जो हत्यारा है, जो बलात्कारी है और जिसको पुलिस कस्टडी में नहीं ले पाई। अभी आते हैं इस पर भी। मगर ये व्यक्ति अमन मणि त्रिपाठी के साथ अगर घूम रहा था और एक हत्या का आरोपी, हत्यारों का बेटा है और इस वक्त रसूख वाला है क्योंकि विधायक है, तो उसके साथ घूमने वाला पुलकित आर्या उसको ओब्लाइज करने के लिए क्या करता होगा? उसके लिए लड़कियों का इंतजाम करता होगा और एक प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट उसने चला रखा था। और प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट जिसका फायदा केवल उसको होता था, जो लड़कियां होती होंगी उनको तो एक तनख्वाह मिलती होगी या हर डील में कुछ पैसा मिल जाता होगा, लेकिन यौन शोषण उनका अवश्य होता था। अब ये पुलकित आर्या जो है, इसने अपने इस रिजॉर्ट में जो मैनेजर भी बना रखे थे, ये सबकी मिली भगत के साथ क्या हुआ, इसमें जो लड़कियां काम करने आती थी, कई लड़कियों ने ये बताया है कि यहाँ पे बहुत उन्हें परेशान किया जाता था। कई लड़कियां आई और फिर छोड़कर चली गई। और यहाँ पे जितने लोग काम करते हैं उनमें से अधिकतर लोग बहुत कम समय के लिए ही काम करते हुए पाए गए। जो अभी काम कर रहे हैं वो सब बताते हैं कि हम अभी 6 महीने पहले आए, 2 महीने पहले आए, कुछ महीने पहले आए। अब इसमें हुआ ये कि एक लड़की 19 साल की, वो पौड़ी के एक छोटे से गांव से निकल के आई। उसने सोचा एक अच्छी सी नौकरी मिल गई, वो यहां पहुंच गई। अब उसके साथ 20-22 दिन की उसकी नौकरी थी। उसके बाद क्या हुआ, 18 सितंबर को वो लड़की रोती हुई पाई गई और उसका एक ऑडियो वायरल है, उसके व्हाट्सएप चैट जो उसके दोस्त के साथ उसने साझा किए वो सब वायरल हैं। उसमें उसने बताया कि उसको जबरदस्ती करके किस करने की कोशिश करी जा रही है, उसे गलत काम करने को मजबूर किया जा रहा है, उसे धमकी दी जा रही है अगर नहीं करेगी तो उसकी नौकरी चली जाएगी। मगर अब आ जाते हैं कि उस लड़की के साथ क्या हुआ। कोई कहता है, वहां पे काम करने वाला एक व्यक्ति कहता है कि मैंने उसे कमरे के अंदर देखा, बहुत सहमी हुई सी थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। और जो मैनेजर था, एक मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के नाम आ रहे हैं, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर, ये पुलकित आर्या के साथी थे इसमें और उसके ऊपर कुछ दबाव बना रहे थे। और उस लड़की ने अपने दोस्त को भी बताया था कि अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो अंकित सुन लेगा। अपने दोस्त को कहा कि तुम फोन मत करना, अंकित को पता चल जाएगा तो बहुत खराब होगा, मैं तुम्हें कर लूंगी फोन, तुम मत करो। उसे रोते हुए वो सुन रहा था। दोस्त उसका जम्मू में रहता था। उसी दोस्त ने उसके माता पिता को फोन करके बताया कि अंकिता का फोन जो है वो बंद हो गया है और उससे बात नहीं हो रही है और वो शायद गायब हो चुकी है। ऐसे में 2 पत्रकार हैं और एक पत्रकार है आशुतोष नेगी जी। आशुतोष नेगी पौड़ी के उसी गांव से हैं जिस गांव से अंकिता भंडारी है और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, उसे केवल अपना कर्तव्य समझते हुए अपना काम किया और इस मुद्दे को उठाया। लड़की के पिता की मदद के लिए वे अस्पताल तक पहुंचे और वहां पे उन्होंने हम सबको वो तस्वीरें दिखाई जब पुलिस वाले विनोद आर्या को कमरे में ले जाकर बैठा रहे थे, खातिरदारी कर रहे थे, बाहर से चाय स्पेशल मंगवा के पिला रहे थे वगैरह वगैरह। और अंकिता के जो पिताजी थे वो बेचारे गरीब आदमी है, बाहर खड़ा करा हुआ था। अब देखिए, अब पूरी सरकार इस वक्त नतमस्तक है, पूरी सरकार अपने घुटनों पे आई है और उस पिता के सामने झुकी हुई है क्योंकि अब मजबूरी है। मगर इसमें सवाल ये उठता है कि उस पिता के साथ इस तरह का व्यवहार उस समय क्यों हो रहा था। और अगर पत्रकार आशुतोष नेगी और उनके साथ विजय रावत जो पर्वतजन डिजिटल के हैं और आशुतोष नेगी जो जागो उत्तराखंड चलाते हैं, वो अगर ये दोनों वहां नहीं होते तो इनकी जो व्यथा है वो आपके और मेरे तक नहीं पहुंचती। इसलिए उनका धन्यवाद देना जरूरी भी है। उन्होंने अपना कर्तव्य किया और मैं खास करके आशुतोष नेगी जी को ये जरूर उनके लिए ये जरूर कहूंगी कि देखिए, वो अपना काम करके उसके बाद अपनी तरह से जो कर सकते थे वो करा और उसके बाद वहां पे रुके नहीं। फिर कोई और बेटी के बारे में आया कि उसे जला दिया गया है तो उस तक भी वो
पहुंचकर उसके बारे में आवाज उठा रहे हैं, उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। ऐसे ही लोगों की जरूरत है। अब आ जाते हैं इस पूरे कांड में। उस लड़की की बॉडी तो खैर क्या मिलनी थी, क्योंकि शुरुआत में जो रेवेन्यू पुलिस है, जो पटवारी के अंडर में होता है, उसने मिसिंग केस दर्ज किया। ऑब्वियस है कि जो पटवारी था वो तो दोस्त था पुलकित आर्या का, उसके साथ उसका उठना बैठना था। ध्यान से सुनिएगा, जो पटवारी था उसका उठना बैठना था पुलकित आर्या से, जिसने ये हत्या करी, जिसने ये मतलब देह व्यापार में धकेलने वाली बात जिसके बारे में आ रही है। और वो उस लड़की की तरफ गंदी नजर भी रखता था। उसको मैंने जैसा कि आपको कहा, लड़की ने कहा है कि उसने मुझे किस करने की कोशिश करी, ये व्हाट्सएप चैट में बताया है। अब वो जो लड़की है उसके साथ इस पुलकित आर्या ने क्या किया? ये पुलकित आर्या उसको किसी चीज के लिए मना रहा था, या तो देह व्यापार करने के लिए मना रहा था, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन असलियत क्या थी वो तो आपको और मुझे नहीं पता ना। ये तो वही है जो सबसे पहली इंफॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि उसके व्हाट्सएप चैट वायरल है कि उसको जबरदस्ती कर रहे थे कि देह व्यापार में वो इन्वॉल्व हो, और जो ग्राहक आते थे उस रिजॉर्ट में उनके सामने वो परोसी जा सके, उसका इस्तेमाल प्रोस्टिट्यूशन के लिए, सेक्स रैकेट के लिए करा जाए। मतलब सेक्स रैकेट में किसका हाथ? भाजपा और संघ का। संघ के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अब आप कहेंगे कि वहां पर संघ के लोग इन्वॉल्व हैं, मगर संघ के लोगों को इन्होंने निकाल दिया। ये सब बेवकूफ बनाने की कहानी चल रही है। क्यों? क्योंकि जो रिजॉर्ट था वो वैसे भी फार्मेसी बनाने के लिए दिया गया था, मगर उसमें इन्होंने एक इलीगल रिजॉर्ट बनाया। तो इलीगल रिजॉर्ट बना, और धामी को पता नहीं, पुष्कर धामी को नहीं पता, मुख्यमंत्री हैं। और आज बड़ा कूद कूद के हमारे डीजीपी महोदय बहुत कुछ कह रहे हैं, बार बार आ रहे हैं सामने। डीजीपी महोदय का तो सबसे बड़ा इसमें जो रोल है वो बड़ा अजीब सा रहा है। ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि वो सरकार की तरफ से बोल रहे हैं। वो सरकार का हिस्सा नहीं है भाई। और ये डीजीपी हैं या मतलब सेलिब्रिटी स्टेटस पाना चाहते हैं, वॉनबी सेलिब्रिटी हैं, या एकदम जिसे कहते हैं पागल हैं कि सेलिब्रिटीज के साथ फोटो खिंचाएं। इनकी फोटो तमाम लोगों के साथ आती है, गाने गुने गाते हैं, वो वायरल करते रहते हैं। आजकल पुलिस वालों को ये आदत है कि अपना काम कम करेंगे, अपने लिए जिसे कहते हैं अपना अटेंशन और ज्यादा वो ढूंढते हैं। तो ये जो डीजीपी महोदय हैं, इनकी एक फोटो आती है विनोद आर्या के साथ। इस डीजीपी की फोटो आती है उस हाकम सिंह के साथ भी, जो अब जेल की सलाखों के पीछे है, क्योंकि उसने जो UKSSC का मैटर है, जिसमें नौकरियों से संबंधित, इसलिए क्योंकि एग्जाम्स के पेपर को लीक करे। एग्जाम के पेपर वो बेचता था, किसी अधिकारी के घर में एक बार कुक होता था, और मतलब वो जो कुक है इतना बड़ा आदमी हो गया कि डीजीपी उसके रिजॉर्ट में जाने लगा। हाँ, उसने भी रिजॉर्ट बना रखा था। आप समझे मैंने ये वाली बात क्यों कही? कि भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं इन सब ने रिजॉर्ट बना रखे हैं। और ये रिजॉर्ट क्या है? यहां पर यही लोग जाते हैं, पुलिस के अधिकारी जाते हैं, डीजीपी भी जाता है, इसमें पॉलिटिशियंस जाते हैं, इसमें RSS के लोग जाते हैं, दूसरे राज्यों से आए हुए भी लोग जाते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा होता है? लड़कियों का शोषण, लड़कियों का शोषण। क्योंकि अब इस रिजॉर्ट पर तो इन्होंने बुलडोजर चलाया, मगर हाकम सिंह के रिजॉर्ट पर भी बुलडोजर चला रहे हैं। आखिर बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा? मैं बताती हूँ आपको। बुलडोजर इसीलिए चलाया जा रहा है क्योंकि इन सब लोगों की तस्वीरें इन आरोपियों के साथ हैं, इन हत्यारों, बलात्कारियों, अपराधियों, पेपर बेचने वालों, इन सब के साथ इनकी तस्वीरें हैं। चाहे मुख्यमंत्री ले लीजिए, मंत्री ले लीजिए, भाजपा के बड़े नेता ले लीजिए, संघ के बड़े नेता ले लीजिए, और या फिर पुलिस के बड़े अधिकारी जैसे डीजीपी अशोक कुमार, इन सब की तस्वीरें इनके साथ है। तो आज ये सत्ता में है और पुलिस वाले के पास पावर होती है, डीजीपी महोदय के पास बहुत पावर है। तो रिजॉर्ट के ऊपर क्यों चलाया जा रहा है बुलडोजर? वो इसलिए कि कहीं ना कहीं इन सभी में से कोई ना कोई, या हो सकता है ये सभी कभी ना कभी इन रिजॉर्ट्स में गए हैं। इन्होंने भी उस चीज में हिस्सेदारी करी है जिस चीज के लिए ये रिजॉर्ट आज जिसे कहते हैं अटेंशन में है, जिसके बारे में आज बात किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है तो ये जरूर बताना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि ऐसा क्या है कि आप
डीजीपी को बर्खास्त नहीं करते, या डीजीपी ऐसा क्या है कि वो जो उनकी ड्यूटी है वो नहीं कर रहे। ये रिजॉर्ट को ध्वस्त करने का काम कैसे किया गया? इलीगल था तो आपको इतने दिन तक पता नहीं था। लड़की की मौत होती है। अब कमाल की बात सुनिए, एक टीवी चैनल पे थी, उसमें उस मेरे प्रोग्राम के पहले देखा कि डीजीपी साहब जो हैं वो हैं। डीजीपी बात कैसे करते हैं? कहते हैं कोई गुमराह कर रहा है। डीजीपी महोदय, जरा पॉलिटिक्स करना बंद करिए, अपना काम करिए। गुमराह करने का शब्द ही आपने ऐसा उठाया है कि लोग इतनी बड़ी भीड़ को आए हैं इकट्ठा करके और वो उस लड़की के पिता को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, आपके जैसे लोग जब ऐसी रिजॉर्ट्स पे जाते हैं ना, तो सवाल उठता है कि इस रिजॉर्ट में ऐसा क्या है जो आप लोग छुपाना चाहते हैं, जिसके लिए आपने ध्वस्तीकरण किया, बुलडोजर चलाया। क्योंकि कुछ ना कुछ निशान होंगे भाजपाई नेताओं, भाजपा और आरएसएस के लोगों का, ताकि उससे पता चल जाता। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बारे में डीजीपी महोदय आप ये कह रहे थे कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी नहीं आई, इसलिए हम जुडिशियल कस्टडी ही हम मांग सकते थे, हमने पुलिस कस्टडी नहीं मांगी। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम साझा नहीं करेंगे, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो आप बता रहे हैं आपके पास है नहीं, इसलिए आपने पुलिस कस्टडी मांगी नहीं पुलकित आर्या, अंकित और सौरभ की। और पिताजी को कह रहे हैं कि उनको लोग जो हैं वो गुमराह कर रहे हैं, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उनको नहीं देंगे और साझा नहीं करेंगे, जबकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमेशा पब्लिक डोमेन में होती है। आखिर उत्तराखंड में ही पुलिस हमेशा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्यों छुपाती है? और ये आज नहीं हो रहा है, ये पहले भी हुआ है। ऐसे ही एक मैटर में जहां पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये नहीं दे रहे थे, उस मैटर को लेकर मैं आरटीआई डाली थी मैंने। उसके बाद मैं मतलब स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है वहां तक अपील गई थी मेरी, और इनको वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देनी पड़ी थी, क्योंकि उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को छुपाकर ये गलत व्यक्ति पर आरोप लगा रहे थे। फिर मैंने इनके ऊपर पुलिस शिकायत प्राधिकरण में भी एक केस किया था, जहां पे 9 पुलिस वाले थे, जिसमें से एक जो आज एसपी है, उस समय सीओ थी, और साथ में 4 या 5 आपके एसएचओस थे, यानी कि ऑफिसर इंचार्ज, स्टेशन हाउस ऑफिसर, और बाकी जो थे वो एसआई थे। बाकी छोटे मोटों को तो मैंने छोड़ ही दिया था, क्योंकि उनकी गलती नहीं थी, क्योंकि गलती ये लोग कर रहे थे बड़े वाले। तो मैंने तब भी देखा कि ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को छुपाते। ये एक ट्रेंड है उत्तराखंड का स्पेसिफिक, कि कागज मत दो तो अपने आप को बचा लो। तो डीजीपी बताएं कि किसको बचाने की कोशिश हो रही है। एक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ऐसी नहीं होती जिसको आपको छुपाने की जरूरत हो। अगर कोर्ट कहता कि भाई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सीधे मेरी टेबल पे आएगी, उसके पहले नहीं खुलेगी, तब तो ऐसा होता है, लेकिन अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। मगर ये डीजीपी ने किया है। डीजीपी साहब, एक और चीज बताइए कि आपने कहा कि जो डेड बॉडी है उसके बारे में हमारे को अभी कुछ पता नहीं है, इसलिए लोगों ने दबाव डाल रखा है लड़की के पिता के ऊपर। अब तो अंत्येष्टि हो चुकी ना लड़की की, अब आप जो चाहते थे वो कर ली, अब आपको बताना पड़ेगा कि विसरा तो रखा ही होगा। अब पोस्टमार्टम में क्या आया है ये भी बताएंगे, या इसको छुपा कर रखेंगे, या उसमें भी कुछ घुमाना फिराना है? दूसरी तरफ देखिए, इन्होंने जिस तरीके से ये पूरे कांड को अंजाम दिया, और इन्होंने दिया है क्योंकि इन्हें यही नहीं पता कि लड़की को मार के फेंका गया या फेंका गया और वो डूब के मर गई। तो जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसमें एक बात जरूर आई है कि लड़की जो है उसको धक्का मार दिया गया था और वो नहर में जाकर डूब गई। लेकिन कमाल ये है कि जो पहली रिपोर्ट आई थी वो पौड़ी पुलिस की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि लड़की को मारकर फेंका गया। तो अब असलियत जो है वो डीजीपी को पता होता है, और डीजीपी जो कहता है वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे आती है। लेकिन जो पौड़ी वाली रिपोर्ट थी, पौड़ी ने जो पहला स्टेटमेंट दिया वो अब नहीं है कहीं पे भी, वो मतलब खत्म हो गया, क्योंकि अब तो कहा जाएगा कि भैया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई है। अब कैसे माना जाए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी नहीं करी गई है? लड़की तो वापस आएगी नहीं। सीसीटीवी फुटेज के बारे में कहा जा रहा है लड़की की हत्या तो बाहर हुई,
अरे बाहर हुई है, लेकिन उसका अगर कमरा है और जहां से ये पूरा कांड शुरू हुआ है वहां पे भी तो बहुत सारा एविडेंस होगा। और डीजीपी महोदय कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर रहे आप हर विषय पर बता देते हैं कि हत्या जो हुई है वो बाहर हुई है, इसलिए कोई चीज नुकसान नहीं हुई, और जो कमरा है उसको हमने सील कर रखा है। तो ध्वस्तीकरण कैसे हुआ? ध्वस्तीकरण करने का क्या मतलब है? यहाँ पे आप जंगल राज चलाना चाहते हैं, आप पुलिस के अधिकारी हैं, तो आपका काम है कि संविधान के हिसाब से चले, कानून की किताब के हिसाब से चले। आपका काम बुलडोजर चलवाना नहीं होता। और अगर कोई क्राइम कहीं पे हुआ है, वो क्राइम सीन है या नहीं, ये आपने कैसे निश्चित कर लिया? या आपको कैसे पता कि उस लड़की की हत्या उस रिजॉर्ट में करके फिर नहर पे जाकर नहीं फेंका गया? ये आप how are you coming up with all these stories of yours, Mr. DGP? This is not only absurd beyond a point, but also shocking कि आप किस तरीके से इस पूरे मामले में अपना एक ओपिनियन निकाल के, ओपिनियन कोई फैक्ट नहीं है, बता दिया, मैंने बता दिया क्योंकि मैं डीजीपी हूं। ऐसे तो चलता नहीं डीजीपी महोदय। आप लोगों को बेवकूफ समझना बंद करें और सच्चाई बताएं कि जो सीसीटीवी का पूरा सिस्टम था उस रिजॉर्ट में वो कैसे खराब हुआ। दूसरी बात, जो ये ध्वस्तीकरण किया गया है, इसमें सीधे सीधे आप पर भी आरोप लगा रही हूं मैं, क्योंकि आप तो हाकम सिंह के रिजॉर्ट में भी गए थे। तो ऐसा क्या था उस रिजॉर्ट में जिसके बारे में आपको पता था? क्योंकि आप तो सभी कुछ बता रहे हैं कि आपको पता है। तो ऐसा क्या था उस रिजॉर्ट में जिसकी वजह से उस रिजॉर्ट का ध्वस्तीकरण आपको करना पड़ा? क्या मुख्यमंत्री ने आपको यह निर्देश दिए थे कि उसमें कोई एविडेंस नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए आपने उसका ध्वस्तीकरण किया? या आपको पता है कि उसमें कुछ ऐसा है जिसके लिए बचाना है इस पूरे परिवार को, आर्या परिवार को? तीसरी बात, वो जो पीछे छोटा सा क्या कहते हैं उसको, आंवले कैंडी का छोटी सी फैक्ट्री नाम की लगा रखी थी, उसमें आग लगी तो आपकी पुलिस सो रही थी, आपको नहीं पता कि लोग आक्रोशित थे। तो उसमें भी आग जो लगाई गई है वो भी सोची समझी साजिश के तहत लगाई गई। एक और बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो बच्ची थी 19 साल की लड़की, ये बताया जा रहा है कि वो जो फोन था, अब ये सब भी यही बता रहे हैं, यही पुलिस वाले बता रहे हैं कि इनको उसने बताया पुलकित आर्या, और जो पुलकित आर्या कह रहा है वही फाइनल इनका बिल्कुल सही है। उसमें ये नहीं है कि भाई उसने उसका रेप किया, इसने और कितनी लड़कियों के साथ क्या किया, कुछ नहीं। जो उसने बताया पुलिस वालों ने कहा जो कह रहा वो सही है, उसने कहा कि उसने मारा है इसलिए हमने उसको अरेस्ट करा। उसकी जो धुनाई लोगों ने करी है, कोई, मैं इसको सही नहीं मानती लेकिन मैं इसको गलत भी नहीं मानती। इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये ऐसे ही जो भाजपाई और आरएसएस वाले हैं ना, अपनी वैसे भी कैसी कैसी तस्वीरें वायरल करते ही हैं। देखा नहीं आपने, कभी किसी लड़के के साथ, कभी किसी लड़की के साथ, कैसी कैसी अवस्था में होती है। तो ये जो पुलकित आर्या और ये अंकित और सौरभ और जो जिसकी भी पिटाई हुई है और ये बिल्कुल नंग धड़ंग अवस्था में है, बिल्कुल सही हुआ इनके साथ। इनको ऐसे ही मार पीटनी चाहिए थी। लेकिन अब कमाल देखिए कि उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की नेत्रियां कहाँ हैं। मतलब हद की शांति छाई हुई है भाई। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्रियों, कुछ तो शर्म कर लो, डूब मरो जाकर। एक बेटी की हत्या हुई है, कल तुम्हारी बेटी भी हो सकती है, कल तुम्हारा यौन शोषण भी हो सकता है, कल तुम्हारा बलात्कार भी हो सकता है। कब तक बचाओगी? कितनी बेशर्म हो तुम। और नेत्रियों के साथ साथ इनके कार्यकर्ता, मुंह से आवाज नहीं निकल रहा, मुंह से आवाज। कितनी नीच हो, नीच महिला नेत्रियां, नीच महिला कार्यकर्ती और नीच महिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी की। एक बेटी की हत्या हो गई, उसको देह व्यापार में धकेला जा रहा, मगर मजाल है कि भारतीय जनता पार्टी की एक भी उत्तराखंड की महिला नेत्री, कार्यकर्ती या मंत्री की आवाज भी निकल जाए। नहीं बोल रही कुछ। मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यौन शोषण हो रहा है, या आपको लगता है ये सब तो चलता है, ये सब तो होता है। क्योंकि आपके नेताओं ने पहले भी तो कहा था ना, उस लड़की को जिसका यौन शोषण किया था संजय कुमार ने, क्या कहा था? आपके नेता विनय गोयल ने कहा था कि हाँ, प्रचारकों की भी, याद है आपको? और भी ऐसी कई बातें मैं दोहराना नहीं चाह रही हूं क्योंकि वो पुरानी बातें हैं, उनके बजाय मैं आज की बात करना चाहती हूं। लेकिन कुछ तो शर्म कर लो भाजपा उत्तराखंड की महिला नेत्रियों, कार्यकर्तियों
और मंत्रियों, रेखा आर्या बिल्कुल चुप है, आवाज नहीं निकल रही, विधायक बन गई बहुत सारी, आवाज नहीं निकल रही है, बार बार रेवेन्यू पुलिस, रेगुलर पुलिस, अरे बेशर्मो, रेवेन्यू पुलिस और रेगुलर पुलिस मत बताओ। अब ये बताओ कि ये जो विनोद आर्या है, विनोद आर्या का की एक और खबर आ रही है, जिसको भी असलियत पता हो वो जरूर पता लगा के बताए। खबर ये है कि विनोद आर्या जो पहले माटीकला बोर्ड का उपाध्यक्ष था, जिसका बेटा अभी अंकित आर्या बड़ा वाला राज्य पिछड़ा आयोग का उपाध्यक्ष था, जिसको हटा दिया गया उसमें से और पार्टी में से दिखावे के लिए बर्खास्त भी कर दिया गया। यही विनोद आर्या का नाम आ रहा है कि ये कहीं उत्तर प्रदेश में भी राज्य पिछड़ा आयोग जो है उसका सह प्रभारी है। ऐसा है क्या? हो सकता है कि सच हो सकता है कि गलत हो, ये बताना इनका काम है। अब विनोद आर्या कितने मक्कार होते, मैंने आप लोगों को बताया था ना, ऐसे पहन लेंगे भगवे कपड़े। भाई बचपन में कहा जाता था ना, साधु बाबा आ जाएगा, बिल्कुल घर के अंदर रहो, किसी से बात नहीं करो, कहते थे ना। ये इतना मक्कार है ये जो विनोद आर्या, इसकी फोटो अगर मैं आपको दिखाऊं तो फोटो में भी इसने पीले पीले वस्त्र पहने हुए हैं और इसकी फोटोएं देखो जरा आप कि कैसे वायरल हैं। मगर मैं ये जो व्यक्ति है इसकी मैं असलियत आपको एक और बताना चाहती हूं, लेकिन उसके पहले ये तस्वीर देख लो आप। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ फोटो है विनोद आर्या की, जिसके बेटे ने हत्या करी अंकिता भंडारी की और देह व्यापार का धंधा करता था। देह व्यापार का धंधा इसका बेटा ही नहीं करता था, देह व्यापार का धंधा ये बुढ़ा भी करता था और ये इसका बेटा। ठीक, अब ये देखो आप, ये फोटो है इसकी डीजीपी अशोक कुमार के साथ। भाई ये कोई मंत्री तो है नहीं, कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं, तो फिर अशोक कुमार जी जो डीजीपी है उत्तराखंड के, इनके साथ बड़ी तस्वीर खिंचवा रहे हैं। भाई आखिर ऐसी क्या बात है? तो आप समझ ही गए होंगे मेरी बात को कि ये जो व्यक्ति है ना, ये पाखंडी है, पाखंडी। और आज जो पुलिस है उस पर सवाल इसीलिए है क्योंकि ये जो पाखंडी है, इसको आपने देखा पीले वस्त्र पहने। अब इसकी कहानी सुनो। ये कहता है कि मेरा एक बेटा था, अंकित मेरा बेटा था बोलता है। एक बाइट सुनी मैंने, और वो अलग रहने लग गया, काफी समय से अलग रहता है। ठीक है भाई, ऐसे होता है, भाई बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो अलग रहते हैं। मगर आप सुनिए, जब पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज करके तहकीकात शुरू करी, तो ये जो बुढ़ा विनोद आर्या है ये थाने गया, बेटे को लेकर नहीं गया। ये बेटा तो उसके साथ रहता नहीं भाई, इसने कहा तो बेटा इसी को क्यों बुलाया और यही क्यों दौड़े दौड़े गया थाने में। मतलब शक्ल से मक्कार लगता है ये, और मक्कारी इसके रग रग में भरी हुई है, ये दिखाई दे रहा है। इसके बच्चे, ये आरएसएस का है, और इसका बेटा अगर देह व्यापार का धंधा चला रहा है और एक रिजॉर्ट बना के चला रहा है, तो बाप को नहीं पता, मतलब बेवकूफ समझ रखा। मगर पुलिस के पास जाने के समय में ये बुढ़ा जाता है पुलिस के पास। इतने बदमाश होते हैं ये आरएसएस वाले। देखा नहीं है, पीले कपड़े पहन लेंगे, भगवे कपड़े पहन लेंगे, लंबा सा टीका लगा लेंगे, फिर धीरे धीरे बोलेंगे, हल्का सा मुस्कुराएंगे। देखा ऐसे? हाँ। और असलियत इनकी ये है, देह व्यापार करते हैं ये आरएसएस वाले, देह व्यापार करते हैं ये भाजपा वाले, लड़कियों का बलात्कार करते हैं, युवतियों का यौन शोषण करते हैं और इसी तरह की हरकतें ये करते हैं। आ जाते हैं, आखिरी बात कर लेती हूं आपसे। आपको बताना चाहती हूं कि उत्तराखंड राज्य में ये कोई पहला मैटर नहीं है। इसके पहले भी, जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुकी हूं, फिर से दोहरा रही हूं कि इनके यहां इनका एक संगठन मंत्री था जिसका नाम था संजय कुमार। उसने एक महिला का यौन उत्पीड़न लंबे समय तक किया। जानते हैं कहां पर किया? सुन लीजिएगा। आरएसएस का आदमी इनके, क्योंकि वो शादी नहीं करता, प्रचारक है, उसकी तो बस कोई शारीरिक जरूरतें होती नहीं। फिर इनके नेता बोलते नहीं वो प्रचारक है तो क्या हुआ, उसकी शारीरिक जरूरतें होती हैं। समझ गए आप?
उसने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है, और मेरे घर के पास है, इसलिए मैं इधर उधर की बात भी नहीं कर रही, मुख्यालय में उसे एक कमरा दिया जाता है क्योंकि उसकी तो शादी नहीं होती, और उस मुख्यालय में वो रहता था, और उसी मुख्यालय में स्टेनो का काम एक कार्यकर्ती करती थी, उसको तनख्वाह भी मिलती थी। उसको अपने कमरे में दिन में 10 बार बुलाकर भेजता था और उसका यौन शोषण करता था। अब कभी पत्रकारों ने एक बार वही ऑफिस के बाहर जो नाला है वहां पे बड़ी तस्वीरें खींची, बड़ी वो मतलब खबर में आई कि वहां बड़े कॉन्डोम्स पड़े हुए हैं। तो भाई भाजपा के ऑफिस के बाहर नाली में इतने सारे कॉन्डोम्स कैसे मिले, तो बड़ी न्यूज तो होनी थी, तो ये बात को दबा दिया गया। लेकिन उसके बाद जब ये वाला मैटर बाहर निकल के आया संजय कुमार का, तो वो लड़की जो है, उस लड़की ने एफआईआर दर्ज करने की कोशिश करी, तो एफआईआर दर्ज तो हुई नहीं, मगर इनकी जो महिला नेत्रियां हैं उन्होंने उस लड़की को समझाया कि मुंह बंद रख ले, चुप हो जा। महिला नेत्रियों ने, महिला कार्यकर्तियों ने, और एक नेता ने यहां तक कहा कि उसने जाके बोला होगा, तो उसने कहा कि देखो मतलब इसकी इतनी बड़ी बात नहीं है, और वो प्रचारक है ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रचारक की शारीरिक जरूरतें नहीं होती हैं। और उस लड़की ने वो सब, क्योंकि उसके साथ इतना कुछ हो रहा था, कोई सुन नहीं रहा था, तो वो रिकॉर्डिंग कर रही थी। जब भाजपा की 2017 में सरकार आई, ये सब तब से शुरू हुआ। उसके पहले देवभूमि में कोई नहीं सुनता था कि लड़कियों का ऐसे बलात्कार हो गया, कोई कभी कोई केस सुनने में आ जाए सब आक्रोशित हो जाते थे, और मतलब ऐसी चीजें होती नहीं थी। मगर जब से भाजपा की सरकार 2017 में उत्तराखंड में आई है, तब से बार बार ट्रोल्स में नहीं देख रहे हैं, इतने गढ़वाली मतलब ट्रोल्स हैं जो अब शब्दों का इस्तेमाल करते, गंदी गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग पढ़ते ही नहीं है। हाँ, और पढ़ भी लेते हैं तो मतलब हंसी आती है कि तुम लिखो, अच्छा है तुम लिखो, क्योंकि तुम्हारे लिखने से तुम्हारे वाले लोग तो आके देखेंगे ही। तो ये सब हो रहा है। तो पहला ये वाला मैटर हुआ, फिर वो लड़की किसी तरह से रोती बिलकती इधर उधर दौड़ी भागी एक से दूसरी जगह। आखिर में उसकी एफआईआर बड़ी मुश्किल से दर्ज हुई जब विपक्ष ने आवाज उठाई। तो ये तो पहला केस हो गया। 2017 के बाद से यही हो रहा है। उसके बाद जब लॉकडाउन लगा तो मैं मुझ तक एक लड़की पहुंची, और उस लड़की का नाम नहीं लूंगी, लेकिन उसका नाम सभी को पता है, मगर द्वारा हाट की वो लड़की थी, और द्वारा हाट का जो विधायक था, जो उसके बाप के समान, मतलब द्वारा हाट के विधायक की लड़की शादीशुदा थी, और ये लड़की की शादी नहीं हुई थी। इसने इस लड़की का यौन शोषण शुरू किया। इसने इस लड़की, और मेरा ये मानना है कि अगर कहीं लड़की का यौन शोषण हो रहा है और वो फंस गई है, तो वहां से निकलना आसान नहीं है। पहाड़ों में अब आप देख लीजिए, ये बात मैंने तब भी कही थी 2020 में कि वो चुप रहती उस समय तो ही ठीक था। उसका यौन शोषण हो रहा था, लेकिन उसे पता था कि इतना पावरफुल आदमी है, ये विधायक है, इतने पैसे वाला है, ये मुझे मारकर फेंक देगा कहीं। और यही आज आपने देख लिया है इस मैटर में, अंकिता भंडारी वाले मैटर में। वो यौन शोषण करता रहा। आखिर में उसने उस लड़की को कहा तू शादी कर ले, तेरे माँ बाप कह रहे शादी करने की, तू शादी कर ले। और शादी हो गई लड़की की, मगर फिर भी वो उसे बार बार बुलाए, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद ये पूरा सिलसिला चलता रहा। फिर उस लड़की को एक बार हॉस्पिटल ले गया, क्योंकि उसने कहा कि शायद मेरा गर्भ ठहर गया है, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं, और उसको वहां डॉक्टर ने कुछ दवाई दी। उस लड़की ने मुझे बताया कि मैंने वो दवाई नहीं खाई, क्योंकि मुझे लगा कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे ये मेरा गर्भपात कराना चाहता है। लड़की होशियार थी, समझदार थी, मगर बहुत ही बहादुर थी। बहादुर लड़कियों के साथ क्या होता है ये बता रही हूं। ये दूसरी बहादुर लड़की, ये उत्तराखंड की बहादुर बेटी, इसने लड़ाई लड़ी, इसने कोर्ट में लड़ाई लड़ी, और इसको बहुत प्रताड़ित किया गया। ये जो एमएलए है, विधायक द्वारा हाट जो था, महेश नेगी, इसने इस लड़की के ऊपर अपनी पत्नी के माध्यम से ब्लैकमेलिंग का केस करवाया। भाई ब्लैकमेल तो तभी करेगा ना कोई, जब तुम्हारी कोई सीक्रेट उसके पास होगी। भाई कॉमन सेंस की बात है। तो
तुम्हारी कोई बात उसके पास है तभी तो वो तुम्हें ब्लैकमेल करेगी। तो ब्लैकमेलिंग की बात अगर वो कहे भी तो भी सही, लेकिन लड़की कहाँ डरने वाली थी। लड़की के पास तो एक छोटी सी बच्ची पैदा हो चुकी थी तब तक। उस जिस परिवार में उसकी शादी करवाई गई थी उन्होंने उसको वहां से वापस भेज दिया था, और सही भी बात है उसने अपने पति को बता भी दिया था सब कुछ, तो कि उसके साथ ये सब हो रहा है, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। अब वो लड़की इस लड़ाई को लड़ रही है और उसके ऊपर जो केस किया गया था वो खत्म करा गया, क्योंकि वो पता चल रहा था कि उसके ऊपर दबाव डालने के लिए किया जा रहा। मगर उसने जो केस किया महेश नेगी उस समय के विधायक पर, उस केस में कोर्ट ने आदेश दिए कि उस समय का विधायक महेश नेगी अपना डीएनए टेस्ट कराए। जानते हैं आज तक डीएनए टेस्ट नहीं हुआ। 2020 से 2022 हो गए हैं, और मैं आपको बता दूं कि वो जो बच्ची है ना वो भी इस वक्त 2.5 पौने 3 साल की हो गई, और स्कूल जाने के लायक हो गई, नर्सरी वर्सरी, है ना। मगर ये जो है बलात्कारी भाजपाई, इसके खिलाफ ना तो भाजपा ने कोई एक्शन लिया। ये अभी भी भाजपा का सदस्य है, भाजपा ने उसे टिकट नहीं दिया 2022 में, क्योंकि ये मैटर है, उन्हें पता है कि मामला गड़बड़ है। मगर अगर आप उसको देखेंगे तो आप देख लो त्रिवेंद्र रावत के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी है, उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। फिर कुंभ के समय में जो दूसरा वाला इनका मुख्यमंत्री आया था तीरथ सिंह रावत, उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे कुंभ वाले में। और लड़कियों की याद है ना, लड़कियों की फटी जीन्स देखता था, नीचे से ऊपर ताड़ता था लड़कियों को। तो ये है इनके नेता। मगर अब आ जाते हैं और आगे। तो मैंने आपको इनके मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और इनका संगठन मंत्री संजय कुमार, पूर्व विधायक द्वाराहाट महेश नेगी, अब आ जाते हैं मौजूदा विधायक, पिछली बार का भी विधायक सुरेश राठौर, हरिद्वार जिले से। हरिद्वार के एरिया में सोचिए, हरिद्वार देवनगरी, और उसके ऊपर उसी की पार्टी की एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगा के एफआईआर दर्ज करी। ऐसा क्यों है कि ये सबके संबंध जो है, बलात्कारों के संबंध, यौन शोषण के संबंध भाजपा के नेताओं से ही निकल के आ रहे हैं, है ना कमाल। तो ये जो रिजॉर्ट ये खोल देते हैं उन पर भी नजर होनी चाहिए, और ऐसे नेताओं से भी भाई टू मच हो जाता है, जो मतलब किसी भी पार्टी की हो भाई, वो चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, कहीं का भी हो, वो 2-2 3-3 पत्नियां लेके घूमते हैं, उन्हें टिकट मिलते हैं, वो बड़े नेता बनते हैं, क्योंकि आप लोग उनको वोट भी देते हैं। भाई सच्चाई ये है कि ये सब बंद होना चाहिए। अगर देश का कानून कहता है एक पत्नी, तो एक ही पत्नी होनी चाहिए। मगर ये कोई खाली एक पार्टी का नहीं है, ये वाले जो एक मानसिकता है, ये सभी जगह आप कहीं पे भी चले जाइए, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस तरह का मिल ही जाता है। खैर, तो अब आपने सुन लिए भारतीय जनता पार्टी के जो ये नेता हैं जिनके ऊपर इस तरह के आरोप लगे कि इन्होंने बलात्कार करे। अब जो अंकिता भंडारी वाला मैटर है, इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम जो है इसमें कहीं ना कहीं आ रहे हैं। आपको एक और चीज अवश्य बताना चाहूंगी कि पल्लवी नाम की एक और लड़की थी, जिसका शायद मैटर जो है वो ऋषिकेश में किसी लक्ष्मण झूला थाने में ही शायद दर्ज है। वो मुझे ठीक से डिटेल नहीं पता, वो मैं आपको डिटेल बताऊंगी भी। लेकिन अब एक मजेदार ट्विस्ट इसमें बताती हूँ आपको। ये जो विनोद आर्या है ना, ये बड़ा मजेदार, जो मैंने आपको पहले बोल चुकी हूँ, राज्य पिछड़ा आयोग उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी बताया जा रहा। अगर किसी को भी इस बारे में कुछ भी पता हो तो मुझे मैसेज जरूर करिएगा। मगर सच्चाई ये है कि एक लड़की का शव मिलता है, मगर उसके पहले ही जो रिजॉर्ट है उस पर बुलडोजर चलता है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की संलिप्तता है, और इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो, और हो क्यों नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता है। जब कोई ऐसा क्राइम सामने आता है जिसमें भाजपा के नेता इन्वॉल्व है, तो ये आप कभी नहीं कह सकते कि कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं, सभी कोई शक के दायरे में आते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी या तो नैतिकता के आधार पर आप इस्तीफा दे दो, या इस बात को मानते हुए इस्तीफा दो कि आपके रहते हुए इतने अपराध हो रहे हैं,
एनसीआरबी का डेटा उठा के देख लीजिए, जब से आप लोगों की सरकार आई है 30 से 35% जो क्राइम रेट है वो बढ़ गया है। इसलिए या तो खुद ही इस्तीफा दे दो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और या फिर और अपनी सरकार के साथ अपने सारे मंत्रियों के साथ इस्तीफा दो, और या फिर प्रधानमंत्री, वैसे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बेटी पटाओ बोल देते हैं, और दे दे कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और तमाम तरह के अनाप शनाप की बातें, मां सड़कों पे खुद महंगे महंगे कपड़े पहनकर, संगी है ना, सारे संगी एक समान, सारे संगी एक समान, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी कोई अलग नहीं है। इसलिए अब जरूरत है कि या तो इस सरकार को बर्खास्त करो, और या फिर इतना तो कर ही सकते हो कि उत्तराखंड की जनता से माफी मांगो और राष्ट्रपति से कहो यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाए। द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम है हमारी, गरीबों का दर्द समझना उन्हें चाहिए और उम्मीद करती हूं कि वो समझेंगी। या तो इस सरकार को इस्तीफा देने पर मजबूर किया जाए, और या फिर ये सरकार बर्खास्त हो और यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाए, क्योंकि कानून व्यवस्था ध्वस्त है और वो आज सबके सामने है। कानून व्यवस्था उत्तराखंड की ध्वस्त है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जिम्मेदारी है। और जिस तरह से एक के बाद महिला उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं, चाहे संगठन मंत्री संजय कुमार, पूर्व विधायक महेश नेगी, मौजूदा विधायक सुरेश राठौर, और अब विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या, जिसने अंकिता भंडारी की हत्या करी है, जिसका यौन उत्पीड़न वो कर रहा था और उसे अपने गेस्ट के सामने परोसने की तैयारी थी। वो लड़की नहीं मानी, उस लड़की की हत्या हो गई। ऐसा क्या था उस फोन में जिसको अंकिता ने पानी में फेंका? ये सवाल हैं कुछ जिनके जवाब इन्हें देने होंगे, मगर सबसे पहले इनको इनकी जगह से हटाया जाए, तभी किसी भी तरीके से सही तरीके की इन्वेस्टिगेशन होगी। इसलिए महामहिम से ये निवेदन भी है मेरा, ये आग्रह भी है कि मौजूदा सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाए उत्तराखंड में। साथ ही डीजीपी महोदय को भी हटाया जाए इस केस की, अगर सही तरीके से जांच होनी है, क्योंकि जिस तरीके से आज जांच हो रही है उससे लोग संतुष्ट नहीं। दबाव की राजनीति राजनीतिज्ञ तो करते हैं, मगर जब पुलिस करने लगे तो जनता को जाग जाना चाहिए। मुफ्त की राशन खाकर आप जीवित रह सकते हैं, मगर मुफ्त का राशन खाकर आप खुददार नहीं हो पाएंगे। बेटियों की जब हत्या होगी या बेटियों का यौन उत्पीड़न होगा, सिर्फ आपको अपने मुंह पर ताला लगा के रखना होगा। बेटियों को भी कहना चाहूंगी, सुना है ना उपाध्याय जी की एक कविता की ये लाइन है, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक आवाज पहुंचे, अधिक से अधिक लोग अपनी आवाज को बुलंद करें और सरकार को चेताए अगर वो कुछ गलत करती है, और इस सरकार को बर्खास्त करने की मांग करे, और साथ में अंकिता भंडारी को न्याय दिलवाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करिए। दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।